नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। और आप सभी लोगों की तैयारी कोटेलिया जीएस परिवार द पाथवे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने संस्थान के 5 वर्ष पूरे होने पर, यानी अपना जो संस्थान शुरू हमने किया था, इसके 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 साल बेमिसाल पे आपको एक बेहतरीन ऑफर दिया गया है। यानी कि ये जिसका फीस आपको 3150 रुपया रखा गया है। अभी फाउंडेशन बैच का फीस इतना है, तो इसमें बिल्कुल इस फीस को कम करके केवल और केवल 1100 रुपये कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए कि आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहें, तो आप केवल और केवल ये ऑफर 500 बच्चों के लिए है। तो आप इस बैच में जरूर हमारे साथ जुड़ें, अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ। बैच टाइमिंग को लेके कोई चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सारे टाइमिंग है, आपको चिंता नहीं करना है। सुबह से शाम तक बैच ही बैच है। आप अभी नहीं, 2 महीने 4 महीने बाद भी पढ़ना चाहें तो आप एडमिशन ले लें, ऑफर का लाभ उठा लें। आप बाद में भी कभी भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई आइए, हमने जो आपको गिफ्ट दिया है बुक, उस गिफ्ट बुक के प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको गिफ्ट में किया है, उसका सेट नंबर 5वां का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, आप सारे बालक ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसे सुनेंगे कि क्या करना है। देखो, एक हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। जो कोड लिखा है इसका ऊपर से क्या मतलब है देख देख के लिखना है। ए भागा बी, तो लिखे ए भागा जेड का मतलब है ए जेड की पत्नी है, तो ए भागा बी का मतलब ए बी की क्या है, पत्नी है। तो ए अगर बी की मान लीजिए पत्नी है, तो पति पत्नी के रिश्ता को धोती साड़ी से बांध दिए, पत्नी और ये पति। ठीक है, आपको एम का बी से रिश्ता पूछ रहा है, तो यहाँ तक आप बनाइए। ग्रेटर देन, तो यहाँ पर बोला है ए ग्रेटर देन जेड का मतलब ए जेड का पुत्र है, तो बी ग्रेटर देन जेड का मतलब बी जेड का पुत्र है। बी अगर जेड का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे है, प्लस है बेटा। फिर बोल रहा है कि जेड गुना एस, तो यहाँ पर ए गुना जेड का अर्थ है ए जेड का पति है, तो यहाँ पर जेड गुना एस का मतलब है जेड एस का क्या है, पति है। तो ये पति बनेगा, तो ये प्लस और ये माइनस। फिर एस प्लस एम, तो देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए जेड की बहन है, तो एस प्लस एम का मतलब है एस जो है वो एम की क्या हो जाएगी, बहन। बराबर की पीढ़ी में महिला पहले से, माइनस है सिस्टर है, हो चुका है ऑलरेडी। अब तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब आपको बताना है कि एम का बी से क्या रिश्ता है। वो जो एम है वो बी का क्या लगेगा। अब बड़ा मुश्किल बात है कि एम का बी से क्या रिश्ता है। तो देखो भाई साहब, बी के ये पापा जेड और पापा की पत्नी मम्मी। अब मम्मी का ये एम क्या है, लड़का की लड़की पता नहीं। तो मम्मी का भाई हुआ तो मामा, मम्मी की बहन हुई तो मौसी। तो दैट मीन्स आंसर हमारा जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो आंसर हमारा आएगा मामा या फिर क्या, मौसी। एग्जैक्ट आंसर बताना पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। तो मामला हो गया हमारा क्या, क्लियर। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा पे आइए। इनइक्वालिटी का एक सवाल है, जल्दी से इस सवाल को कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। शमशेर सिंह मेथड लगाना है, के से आर जाना है। के यहाँ लिखा हुआ है, आर यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें टी है। के से टी जाना है, टी से आर आना है। चलो भाई सब, क्लोज इंटू ओपन बाहर, आओ सनम जाओ सनम, फिर क्लोज इंटू ओपन बाहर। आर की तरफ मुंह खुला है, के तरफ मुंह बंद है, बात सच्ची बात। जेड से आर जाना है, जेड से टी जाएंगे, टी से आर। तो क्लोज इंटू ओपन बाहर, क्लोज इंटू ओपन बाहर। आर के पास मुंह खुला है, जेड के पास मुंह बंद है, बात सच्ची। दोनों सही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, सी नंबर, दोनों सही है। यहाँ पर हमारा क्या बोल देंगे, सी नंबर, दोनों सही है। तीसरे नंबर सवाल के पास आएंगे, तो ये सिलॉक्स का एक क्वेश्चन आया है। इस सवाल को बनाना है कि सभी ड्रम बांसुरी है, एक गोल जैसा ड्रम, और ड्रम के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, बांसुरी। फिर कह रहे सभी गिटार ड्रम है, सभी गिटार क्या है भाई साहब, ड्रम है। तो अब ड्रम के अंदर में एक छोटा सा हम लोगों को रख देना है गिटार। सभी गिटार सितारा है, अच्छा गिटार के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, सितारा। डायग्राम रेडी हो गया, आगे चलो। कह रहा है सभी ड्रम का सितार होने की संभावना है। देखो भाई, सितार बड़ा करके अगर हम पूरा ड्रम घेरे तो कोई तकलीफ है नहीं है, तो पहला सही है। कम से कम कुछ बांसुरी गिटार है, बिल्कुल बड़ा सा बांसुरी है, उसके अंदर में छोटा सा गिटार है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक बात याद रखिएगा, संभावना का अगर कोई भी कंक्लूजन रहेगा तो आप कोशिश करिएगा कि हम डायग्राम ऐसा जनरेट करें जिससे ये सही दिखने लगे। लेकिन इसकी वजह से मेरा मेन स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम सितारा बड़ा करके पूरा ड्रम घेर लेंगे तो स्टेटमेंट गलत होगा नहीं ना होगा, तो इसलिए वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम आपको लेके चल रहे हैं, 4 से 8। अब आप देखिए, बड़ा खतरनाक सवाल है। 7 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू।
7 अलग अलग राज्य का है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। 7 अलग अलग खेल भी खेलता है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, कैरम। व्यक्तियों और राज्यों का क्रम जरूरी नहीं कैसा है। एस शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है और टी गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है। देख भाई, सबसे पहले 3 कॉलम बना ले, व्यक्ति के नाम का, स्टेट का और खेल का। तो 3 कॉलम हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 कॉलम बनाया। किसी एक को अपने मन से सेट करना, कहिएगा गुरु जी किसे करें, तो किसी ऐसे चीज़ को सेट करिए जो फिक्स होता हो, और अगर फिक्स चीज़ ना मिले तो इंसान के नाम को कर लो। तो करो भाई साहब, जल्दी से इंसान का जो भी नाम है उसको सेट करो। PQRSTUW, PQRSTUW, PQRSTU और W। हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब क्या करना है कि पढ़ते जाना है, पढ़ेंगे, जो पॉजिटिव बोलेगा वो अंदर, जो नेगेटिव बोलेगा वो बाहर। फटाफट से पढ़ो। कर एस शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है और टी गोल्फ टीम का। एस शतरंज में केरल का, तो बस आप लिख दो, एस जो है वो शतरंज खेल रहा है और केरल के लिए, एस शतरंज खेल रहा है केरल के लिए, और टी जो है वो गोल्फ टीम का, तो टी में हम लोग खेल में लिख लिए गोल्फ। एस शतरंज केरल का, टी गोल्फ टीम का, पर महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से नहीं है। यानी कि टी गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से नहीं है। पी बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश, पी बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश, पी जो है बैडमिंटन खेलता है और एमपी का है, और ये जो टी है ये महाराष्ट्र का नहीं है और यूपी का भी नहीं है, महाराष्ट्र या यूपी के लिए नहीं। टी गोल्फ का टीम का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन महाराष्ट्र या यूपी नहीं, खत्म। पी बैडमिंटन मध्य प्रदेश नहीं, हो गया, ये लिख लिए। आर उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है पर क्रिकेट या टेबल टेनिस के लिए नहीं, तो रखो भाई, आर जो है वो उड़ीसा, तो आर जाएगा उड़ीसा। क्रिकेट नहीं होगा और टेबल टेनिस भी नहीं होगा, कट गया। आगे पढ़िए, बस पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, दिमाग मत लगाइएगा, लास्ट में दिमाग लगाना है। चलो भाई, जो बिहार से है वो टेबल टेनिस, और जो हॉकी का है वो यूपी वाला। जो बिहार का है वो टेबल टेनिस, कौन है बिहारी नहीं पता, जो भी होगा बिहार का वो टेबल टेनिस, और जो यूपी वाला होगा वो हॉकी। हॉकी नेक्स्ट। आगे आपको कह रहा है हॉकी का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से। यू महाराष्ट्र का क्रिकेट के लिए और डब्लू बिहार का नहीं है। यू महाराष्ट्र क्रिकेट और डब्लू बिहार का नहीं है। यू महाराष्ट्र क्रिकेट, यू को क्रिकेट खेल दो और यहां पर दे दो महाराष्ट्र, और डब्लू बिहार का नहीं है, डब्लू बिहार का नहीं है, कर दो, बात खत्म, जानकारी हो गई समाप्त। अब कुछ भी पता नहीं। अब क्या करना है, बाहर वाले को अंदर लेना है, तो किसको, तो सबसे पहले उसे अंदर लो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हो। किसके बारे में, बिहार टेबल टेनिस। ऐसा जगह ढूंढो जहाँ राज्य और खेल दोनों खा लिया। तो क्यू और डब्लू में, तो क्यू में बिहार रख नहीं सकते, तो बिहार को रखे क्यू में, और खेल में गया टेबल टेनिस, और यहाँ जाएगा यूपी, और हो जाएगा खेल में हॉकी। पूरा सेट हो गया। इधर एक बच गया है शहर और एगो खेल बच गया, तो एगो हमको लगता है फुटबॉल और एगो होगा इधर कैरम बचा है, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, गोल्फ, क्रिकेट। इधर देखो कौन बचा है खेल में, खेल में बच रहा है हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल, गोल्फ, कैरम, और सिटी में बचा है गोवा, तो सिटी में गोवा दे दो। सिटी में यहाँ पर खेल में एगो कैरम बचा, एक जगह बचा, तो यहाँ पर कैरम रख दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा गोवा। सवाल सेट है, जवाब दीजिए। कैरम का प्रतिनिधित्व कौन करता है भाई साहब, कैरम का प्रतिनिधित्व आर करता है। बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, क्यू करता है, बराबर। यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, डब्लू करता है, सी नंबर। कितना मजेदार बात है, कितना इजीली बन जा रहा है। आगे लेके चल रहे हैं हम आपको। टी किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और पहले ये बताइए टी किस राज्य का। टी गोल्फ से गोवा का है, टी गोल्फ से किसका है, गोवा का। अब बताना इसमें सही कौन है, गोवा गोल्फ। अच्छा, सही नहीं है वाला आपसे पूछ रहा है, तो ये तो सही है, बिहार टेबल टेनिस ये भी सही है, महाराष्ट्र क्रिकेट यही गलत है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन ये सही है।
महाराष्ट्र क्रिकेट नहीं, महाराष्ट्र क्रिकेट सही है, इसको चेक कर लो। महाराष्ट्र क्रिकेट, मध्य प्रदेश बैडमिंटन, महाराष्ट्र क्रिकेट मध्य प्रदेश बैडमिंटन, सब सही है। सब का सब क्या है, सही है, इसमें सब सही है, आंसर ई जाएगा। देखो 8 हो गया। अब आ जाओ 9 पे। बैच के बारे में आप सबको पता है, आप सब जानते हो, तो अपने मित्र बंधु बांधव को बता देना है। सवाल नंबर 9 से 11 पे आ जाओ। कह रहे 7 आदमी एक वृत्त में बैठे हैं, 5 का मुंह के अंदर की ओर है, 2 का मुंह बाहर है। बड़ा बढ़िया, खतरनाक बात। पहला काम क्या करना है कि एक वृत्त बनाना है। 7 आदमी है तो 7 आदमी का जगह बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। जिसका चेहरा के अंदर की ओर होगा उसका लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से घुमाएंगे। इधर राइट हैंड है, इधर घुमाना है, इधर लेफ्ट हैंड है, इधर घुमाना। और जिसका चेहरा बाहर की ओर होगा उसका अपना उल्टा घुमाना है। फिर कह रहा है डी सी के बाएं तीसरा है और दोनों का मुंह के अंदर की ओर है। डी सी के बाएं, सी डी के बाएं। तो अगर मान लीजिए हमने डी को यहाँ बिठाया तो डी का मुंह के अंदर की ओर है, इसका बायां इधर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हो जाएगा सी, इसका मुंह के अंदर की ओर है। डी और सी का मुंह के अंदर की ओर हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट, सी डी के बाएं तीसरा है, दोनों का मुंह का। फिर कह रहा है ई ना तो डी ना ही सी के बगल में है। ई डी के बगल में यहाँ नहीं, यानी सी के बगल में यहाँ नहीं, तो ई यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी और एफ के बीच में जो बैठा है उसका मुंह के अंदर के विपरीत है। तो डी है, ये वो छोड़ के एफ उधर नहीं रख सकते, इधर रखिए। डी और एफ के बीच में जो भी बैठा है उसका मुंह के अंदर के बाहर होगा। फिर कह रहा है जी ए के दाएं तीसरा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। और शब्द फर्स्ट के लिए, तो केंद्र की ओर होगा मुंह जी का, ए का नहीं पता। तो अगर हम ए को यहाँ रखें, जी को तो रख नहीं सकते, तो ए का राइट चेहरा बाहर हो गया तो लेफ्ट और राइट अपना उल्टा चलेगा। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर जाएगा पहला दूसरा तीसरा जी, और जी का मुंह हो जाएगा केंद्र की ओर। फिर कह रहा है बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में। सब बैठ गए थे, जगह बी के लिए यही बचा। तो बी के इस बगल में जो बैठा है वो बाहर अंदर है, तो इसी बगल वाला ई का होगा बाहर, तो एफ का अंदर, क्योंकि दुएगो का बाहर है, ए और ई का बाहर है, बाकी सबका अंदर है। सवाल देखो इजीली सेट हो गया। अब जल्दी से लिखिए, समझ में आई ना बात। जिसका चेहरा अंदर उसका लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से घुमाना, और जिसका बाहर उसका अपना उल्टा लेना। आइए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह है, ए और ई। ए के बाएं में आपको कह रहा है दूसरे स्थान पे कौन है। देखिए ए का मुंह बाहर की ओर है, तो इसका बायां मतलब हमारा दायां, तो इधर जाएगा पहला दूसरा बी है, तो ए के बायां में दूसरा कौन हो जाएगा, बी। 10 के बाद आइए, ई के बाईं ओर कौन बैठा है, ई के बाईं ओर कौन बैठा है, देखो भाई साहब, कहाँ ई, ई का चेहरा बाहर की ओर है, तो इसका बायां मतलब हमारा दायां, ऊपर जी जाएगा, तो ई के बाईं ओर हो जाएगा हमारा जी, तो ई के बाईं ओर जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 के बाद आ जाइए 12 पे। देखो ये जो हमारे पास सवाल है ये डाटा सफिशिएंसी का सवाल है, ये जवाब कब देना है, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ये जो आपसे एक सवाल पूछा है कि बिंदु ए बिंदु बी के किस दिशा में है। बिंदु ए जो है वो बी के अकॉर्डिंग कौन से डायरेक्शन में है। क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए पहला डेटा सफिशिएंट है या दूसरा, या दोनों सफिशिएंट है, या दोनों मिलकर सफिशिएंट, ये जवाब देना है आपको। कर एक व्यक्ति यदि ए बिंदु से पश्चिम की ओर 5 मीटर जाता है, बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर बिंदु बी से 4 मीटर दूर होगा। अच्छा 4 मीटर दूर होगा तो किधर होगा, ये जो कह रहा है कि ए बिंदु एक व्यक्ति ए से पश्चिम में गया, 5 मीटर चला, बाएं मुड़ा, 5 मीटर चला, तो बी से 4 मीटर दूर होगा। कौन से दिशा में होगा, जब तक ये ना पता चले तब तक नहीं बन सकता। फिर कह रहा है बिंदु ए बिंदु सी से उत्तर की ओर है, बढ़िया बात है, बिंदु ए बिंदु सी से उत्तर, सी का उत्तर ऊपर होता है, यहां हो जाएगा ए। फिर कह रहा है बिंदु सी डी के पूरब की ओर है, तो डी के पूरब की ओर हो गया सी। फिर कह रहा है बिंदु बी डी के पूरब की ओर है, बी जो है वो डी के पूरब में, तो डी के पूरब में बी कितना दूर रखें, यही रख दें कि इसके ऊपर रखें, किधर पता ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है। तो दोनों को मिला के एक बार ट्राई करते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 मीटर जाता है, तो मान लीजिए ए से पश्चिम में इधर गया 5 मीटर, बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक वाइज नीचे आएगा, फिर 5 मीटर चला, फिर ये बी से 4 मीटर दूर होगा, कैसे, तिरछा तिरछी, सीधा, या फिर डायगोनली, नहीं पता। यानी दोनों मिला के भी हम बताते हैं तो ए और बी का एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट जो दूरी है वो नहीं मालूम चलता है, क्योंकि ये थोड़ी ना मालूम है ये कितना दूर है, ये 5 है कि 50 है, किसने बताया, नहीं बताया। हम और लंबा खींच लेंगे, डी को यहां बिठा लेंगे, तो दोनों मिला के नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो हम कहेंगे दोनों मिलके भी डाटा अपर्याप्त नहीं बनेगा। अब ये ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों का डाटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसका आंसर 12 का आंसर दे देना है डी। यानी दोनों मिला भी लें तो हमको ये नहीं पता चल सकता है कि ए बी के किस दिशा में है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में अपने मन से कोई भी डेटा नहीं ऐड करना है, एकदम एग्जैक्ट, जरा सा भी कमी हुआ कदों नहीं बन रहा है।
चलो 13 पे आ जाओ। आपको कह रहा है कि पी क्यू की पुत्री है, ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल है डबल लाइन मेथड से लगाना है। सबसे पहले उसको बिठाइए जिसमें जनरेशन गैप ज़्यादा हो। जेड भी का दादा, भी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी ऊपर जेड, जेड भी का दादा है, टी भी का पापा है, टी भी का पापा है, एक पीढ़ी ऊपर प्लस, भी डब्लू की बहन है, तो भी अगर डब्लू की बहन है बराबर की पीढ़ी में बहन है माइनस है। पी क्यू की पुत्री है, अभी नहीं मालूम। फिर कह रहे वाई टी की माता है, वाई किसकी माता है, टी की माता वाई, माता है तो एक पीढ़ी ऊपर, ये पापा ये माता दोनों पति पत्नी। भी डब्लू की बहन है, चलो भाई पी क्यू की पुत्री है अभी पी क्यू के बारे में नहीं मालूम है। पी क्यू की पुत्री है, क्यू आर का पिता है, आर टी की पत्नी है, तो आर अगर टी की पत्नी है तो टी की पत्नी बनी आर, और ये क्यू आर का पिता है, तो क्यू अगर आर का पिता है तो आर से एक पीढ़ी ऊपर क्यू पिता है, ये इधर वाले का पापा है, ये इसका है, क्यू आर का पापा है, और पी क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री हो जाएगी पी, पुत्री है तो माइनस, ये दोनों बहन लगेगी सिस्टर। अब देखो मैंने सब लिख दिया, पी क्यू की पुत्री है, क्यू आर का पापा है, आर टी की पत्नी है, टी जो है वो भी का पिता है, और भी डब्लू की बहन है, ये हो चुका है, वाई टी की माता है, ये भी हो चुका है, जेड भी का दादा है, सबसेट। अब आओ भाई जवाब दे, क्या करना है। कर है कि इसमें सही कौन सा है, डब्लू वाई की ग्रैंड डॉटर है। क्या डब्लू वाई की ग्रैंड डॉटर है, डब्लू का जेंडर ही नहीं मालूम तो कैसे कहते हैं कि डॉटर है कि सन है। आर पी का भाई है, भाई आर भाई कहाँ है, बहन है। भी क्यू का पुत्र है, भी क्यू का कहाँ पुत्र है, क्यू की बेटी है। भी वाई का ब्रदर इन लॉ है, भी वाई का ब्रदर, गलत आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर कह रहे टी का क्यू से क्या रिश्ता है, ये जो टी है वो क्यू का क्या, क्यू की बेटी का हस्बैंड है तो दामाद, दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, ये जाएगा आंसर 14 का। तो क्लियर हो गया इजीली। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 पे आ जाइए। अब 15 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहे स्कूल प्रबंधक ने प्रत्येक क्लास में संगीत और कला सत्र के अतिरिक्त होने की घोषणा की है। मतलब स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि प्रत्येक क्लास में हम संगीत सिखाएंगे और कला वगैरह भी सिखाएंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में। अभी कथन क्या, प्रबंधन सीखने के लिए एक समय दृष्टिकोण बनाना चाहता है, सही बात है, वो सिखा रहा है। प्रबंधन कला सिखाने के लिए बच्चों को एक आधार देना चाहता है, हाँ वो सिखा रहे हैं तो सच्ची बात है, दोनों बोल दीजिए सही। वो एक दृष्टिकोण दे रहे हैं कि भाई इसमें भी आप सीखो, स्कूल लेवल से ही ये चीजें सीखनी चाहिए। सवाल नंबर 16 पे कर, बेनी का घर का मुंह पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे, प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन। देखो वेनी का घर का जो फेस है वो पश्चिम की ओर है, ये बेनी है, ये इसका घर है, ये बेनी है, इसका घर है, इसके घर का जो दरवाजा है ये पश्चिम दिशा की ओर है, इधर पश्चिम है। तो जब आप इस गेट में प्रवेश करोगे तो आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप गेट में एंट्री लेते हैं तो आपका चेहरा गेट के विपरीत होता है, और जब गेट से एग्जिट करते हैं तो गेट के अकॉर्डिंग होता है। तो एंट्री लिया तो आदमी का चेहरा जो है वो पूरब में था, तो पता चला कि दाहिनी ओर था, तो दाहिनी ओर तो पूरब जा रहा था, दाहिनी ओर तो राइट नीचे आएगा, तो इस फेस पे यहां पर हो जाएगा किचन। तो कह रहे दरवाजे के अकॉर्डिंग किचन किस दिशा में, तो ये है दरवाजा, इसके अकॉर्डिंग अगर किचन को देखोगे तो ये वाला दिशा, तो इसको क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट। अब ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ठीक है। चलो भाई 16 क्लियर हो गया। थोड़ी सर्दी हो गई, इसके बावजूद मैं आपके सारे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये ध्यान देना। 21 जून 2027 को 5:47 PM से 22 जून 2028 के 5:39 PM के बीच का समय बताओ। कितना बढ़िया बात है, एकदम खतरनाक बात किया। तो आप जरा जल्दी से बताओ भाई सब। देखो 21 जून 21/6/2027 को स्टार्ट करना है 5:47 PM से, जाना कहाँ तक है, 22 जून 2028 को रह जाना है 5:39 ही PM तक। तो देखो भाई 27 से 28 तक सीधा एक साल हुआ, लेकिन 22 से 22 में, लेकिन 2028 का फरवरी महीना गिनाया है, 2028 लीप ईयर होगा, तो 366 दिन पक्का होने वाला है, ठीक है। अब समय भी आएगा कुछ ना कुछ, तो वो भी बताना है, क्योंकि ये तो 21 जून 2027 से 21 जून 2028 तक ही 366 दिन हो गया, क्योंकि 28 लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन का होगा, ये एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो 21 के 5:47 से अगर 22 का 5:47 रहता, 24 घंटा एक दिन पूरा होता, लेकिन 24 घंटा में अभी 49 में 8 मिनट कम है, तो सीधा कह दीजिए 24 घंटा में 8 मिनट कम, तो 23 घंटा 52 मिनट
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बहुत खतरनाक बात है। आगे हम आपको लेके चल रहे हैं, चले। सवाल संख्या लेके आ रहे हैं 18 पे। देखो ये भी एक कथन एवं कथन का सवाल है कि यानी कि डाटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि एक प्रश्न दिया कि सीजू के पास में समान वजन वाले 10 गो थैले हैं, इन 10 थैलों का टोटल वेट बताना। कहता प्रत्येक थैले का 1/3 वेट 8 किलोग्राम है। तो यानी एक थैला 24 किलो का है, तो 10 थैला 240 किलो का। पहला डेटा से बन गया। दूसरा में कह रहा है थैलों में चावल है। अब चावल है कि क्या है हमको क्या मतलब है कि जान के हम करने वाले क्या है? चावल रहे चाहे कुछ रहे, हीरा लेके जाए ईटा लेके जाए, हमको क्या मतलब है? इससे वजन थोड़ी ना पता चलेगा। नहीं, तो पहला डाटा से जब वजन पता चल चुका है, दूसरा से नहीं पता चला। आंसर इज डी। 19 पे आ जाओ। सवाल नंबर 19वां जो है इसमें कह रहा है कि कौन से दो आसन्न फलक बनेंगे। तो पहले सबका उल्टा निकालो। तो देखो अगर आपको सबका उल्टा निकालना है तो देखो हमने आपको बताया कि एक साथ दिखाई देने वाले सतह कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो अब जरा दूगो का साथ निकालो। तो यहाँ क्या है? F1 1 के साथ में 5 है, 6 है, तो 1 का उल्टा 5 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो बचा क्या? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 का उल्टा हो जाएगा F4। जरा F2 का निकाल लो, F5 का निकाल लो। 5 का उल्टा 1 नहीं, 6 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो बचा 2। F5 का उल्टा हो जाएगा F2 और बच जो गया F3, इसका उल्टा हो जाएगा F6। बात खत्म। अब देखिए जो भी सतह एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी आसन्न नहीं बनेगा, साथ में नहीं आएगा। तो ए नंबर ऑप्शन में लिखा 153, 153 तीनों अलग अलग है, बनेगा। इसमें लिखा 25, ये अपोजिट है, साथ नहीं होगा। इसमें 25 ये अपोजिट है, साथ नहीं होगा। इसमें 14 ये अपोजिट है, साथ नहीं होगा। डी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो भी फेस एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी साथ में नहीं होना चाहिए। तो हमने डायरेक्टली इसीलिए आपको इस मेथड से बनाया। यही मेथड लगाओ कि जो साथ दिखाई दे रहा है वो अपोजिट नहीं होगा। एक के साथ में 5 है, 6 है, एक का उल्टा 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, तो बचा क्या? 4 ही बचा। तो एक का उल्टा 4, फिर 5 का उल्टा 1 नहीं, 6 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो 2 बचा, 2। तो बाकी जो बची वो खुद ही एक दूसरे का उल्टा। अब जरा चलो भाई, कह रहा है P इज ग्रेटर देन ए, यानी P इज ग्रेटर देन ए अगर सही है, और दूसरी बात T इज L। हमेशा देखिए अगर मिसिंग वाला कोई भी ऐसा इनइक्वालिटी आ जाए तो पहले कंक्लूजन को सीधा सीधा लिखना है। जैसे यहां पर लिखना है L इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सॉरी T, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। अब देखो भाई साहब L से जब हम T जाएंगे तो हर जगह मुझे इक्वल टू चाहिए, तो यहां भी इक्वल टू तो हर हालत में चाहिए। ऑप्शन पे नजर रखना है, इक्वल टू वाला अकेले ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हम P से A जाएंगे तो हमेशा P के साइड मुंह खुला होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू रखूं तो बहुत इजीली ये मेरा ये भी सही हो जाता और ये भी सही हो जाता। बात समझे ना? तो जैसे ही अगर कंक्लूजन में इक्वल टू दिखा तो पहले तो शुरू से अंत तक सब जगह इक्वल टू बिठा दिए। अब देखो किसकी तरफ गेट खुला है, हर कंडीशन में L की तरफ गेट खुला होना चाहिए, तो यहाँ भी वही है और ये भी वही कर रहा है। हमने ग्रेटर देन बिठा दिया, मामला सेट। ठीक, चलो आगे। वहां ग्रेटर देन इक्वल टू और सिर्फ इक्वल टू लिखे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इक्वल टू तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रख दिए, बात खत्म। चलो भाई साहब, ये बैच का टाइमिंग है, ऑफर है, तो आप इसके बारे में जानते हो, अपने मित्र बंधु बांधव के साथ भाग ले सकते हो। सवाल नंबर 21 पे आना। देखो टीम सिलेक्शन का क्वेश्चन कभी भी आए तो ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो ये हमारे पास 3 3 6 4 10 आदमी है। इस 10 में से हमको 5 लोगों का टीम चुनना है। ए, ई और एफ को एक साथ चुनना है। अगर ए, ई को चुनेंगे तो ए, ई, एफ तीनों को चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे। इसमें देखो ए, ई, एफ तीनों है, इसमें केवल ए और ई है, तो गलत। इसमें तीनों में से कोई नहीं है, बड़ा बढ़िया। आगे देखो, केवल ऑप्शन से छांटना है। कह रहा है अगर बी को चुना जाएगा तो क्यू और डी दोनों में से किसी को नहीं चुनेंगे। देखो यहां पर क्या किया है कि बी के साथ में क्यू डी किसी ऑप्शन में नहीं है, चलो ठीक है। आगे देखो भाई, कह रहा है सी को ई और एफ के साथ नहीं चुनेंगे, यहां सी को ई और एफ के साथ चुन लिया, बी गलत है। आगे देखो, कह रहा है कि बी या टी में से केवल एक को चुनना है, तो यहां देखो बी और टी दोनों को चुन लिया, तो ये गलत है। आंसर क्या जाएगा? ए। कितना मजेदार है, हमेशा ऑप्शन से काट करके इसे जब बनाएंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट सवाल 11 पे लेके चलूंगा, सॉरी 22 पे। करेक्शन 1-1-1 को क्या था हिंदी वर्ष में? देखिए हिंदी वर्ष में 1-1-1 को रविवार था और अंग्रेजी वर्ष में 1-1-1 को सोमवार था। अब इसको शुद्ध हिंदी में लिखते, बताइए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को कौन सा दिन था? तो रविवार। तो देखिए हिंदी कैलेंडर की जो शुरुआत है शक संवत वाला, उसकी शुरुआत रविवार से हुई और अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हुई। तो शुरुआत कब हुआ? 1-1-1 से नहीं। तो हिंदी का पहला दिन संडे और अंग्रेजी का पहला दिन मंडे। तो अगर आप मंडे दिए हो तो आपका गया हवा में, लिखा हुआ है हिंदी वर्ष में। अब आ जाओ जरा 22 पे। करा इसमें स्क्वायर कितने? भाई सब स्पष्ट रूप से देखो, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है,
एक ये है और एक ये है, बस 4 गो है और कुछ नहीं है। सवाल नंबर 24 पे आ जाओ। बता भाई इस फिगर में समानता क्या है। इनको ग्रुपिंग ऑफ फिगर बतानी है, कैसे बताएंगे। तो देखो भाई साहब, आपको नहीं लग रहा है कि 1, 3 और 5 एक निकला हुआ फिगर है, बराबर है। फिर अगर देखें 2, 4, 2, 4, 6 तो एकदम आधा आधा कटा हुआ है, तो आंसर क्या जाएगा, 1 नंबर। तो फिगर्स की समानता, फिगर्स के अंदर निकले हुए टुकड़ों की संख्या, फिगर के कटे हुए भाग, फिगर के लाइन की संख्या, ये सब गिन करके हम लोग मोटा मोटी समानता करते हैं। लगभग 80 to 90% फिगर समान होता है, वो आपका ढूंढना है। लास्ट सवाल आ जाइए 25 नंबर, और इसका जवाब देना है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबाई, 12 चौड़ाई और 10 ऊंचाई वाले एक घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट के सभी बाहरी फेस को हरा रंग से रंग दिया। इसे छोटे घनाभ, इस बड़े घनाभ को छोटे घन में बांटे कितना बार काटा गया। पहले ये घनाभ की जो लंबाई है ना उसको काटो। जैसे ये लंबाई जो है ये 14 है, 2 सेंटीमीटर में काटा तो लंबाई बना 7, चौड़ाई जो है ये 12 है, 2 सेंटीमीटर में काटा तो ये बना 6, और ऊंचाई जो है ये 10 है, 2 सेंटीमीटर में काटा तो ये 5। अब अगर कभी भी घनाभ को काट के घन में बदले तो कुल कटिंग बराबर एक फार्मूला होता है, L प्लस बी प्लस एच माइनस 3, वो वाला फार्मूला लगाना है। 7, 6, 13, 5, 18 माइनस 3 बराबर में 15। ऑप्शन नंबर बी। 25 का मैटर क्लियर हुआ, हो गया ना। तो ऑफर का लाभ कोई छूट ना जाए, ये ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है। ये था आपका सेट नंबर कितना, सेट नंबर 5। तो ये सेट नंबर 5 को हमने आपको बताया। तो आप लोग देखो, जिन बच्चों को गिफ्ट वाला बुक नहीं मिला है वो ऑफिस जा करके गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। अगर ऑफिस में अवेलेबल होगा तो आपको ज़रूर दे दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे, मास पैमाने पे बच्चों को दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, और आप सभी लोग ऑफर का लाभ लेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले सेट में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय भाई लोग।